ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनावों को लेकर दोनों खेमे अपनी अपनी तैयारी पूरी करते दिखाई दे रहे हैं। जहां महागठबंधन में एकजुटता दिखाई दे रही है क्योंकि उनके प्रवक्ता एक मंच पर आकर अपनी बातों को सामने रखते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो परस्पर विरोधी गुट क्यों ना रहे हों। वहीं एनडीए के भीतर ऐसी दो फाड़ दिख रही है, जैसा लग रहा है कि हर कोई भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ अपने हिस्से की लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहा है। अगर मांझी पहले नहीं मान रहे थे तो मानने के बाद भी रामविलास पासवान अब बहुत दबे अंदाज में अपने विरोध को प्रदर्शित करते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सब कुछ कहीं भी ठीक होता नहीं दिखाई दे रहा। यह बात अलग है कि खेमेदारी पूरी तरीके से चालू है और उससे भी बड़ी बात यह है कि लड़ाई को आखिरी अंजाम देने के लिए एनडीए के खेमे में सिर्फ एक तुरुप का इक्का है और वो है नरेंद्र मोदी। 12 सभाएं उनके होने वाली हैं अगले 25 दिनों के भीतर। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चुनाव में कितना दांव पर लगा है केंद्र सरकार का और उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये दो तस्वीरें बिहार में महागठबंधन को टक्कर देने वाले एनडीए के समाधान और मुश्किलों को बयां कर रही हैं। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी खत्म होने की खबरें आईं। अमित शाह के घर मांझी की बैठक के बाद जब मिठाई खिलाई गई तो लगा एनडीए की दिक्कतें खत्म हो गईं और इसकी तस्दीक खुद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। मोदी जी के नेतृत्व में चारों पार्टियां एकजुट होकर एक मुस्त होकर बिहार के चुनाव में लगी है। वो विजय किस ओर जा रहा है उसको दर्शाती है। अमित शाह ने जिस फॉर्मूले की जानकारी दी उसके मुताबिक बिहार चुनाव के लिए बीजेपी 160 सीटों पर, रामविलास पासवान की एलजेपी 40 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 23 सीट और जीतन राम मांझी की एचएएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही साथ मांझी के कुछ उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस फॉर्मूले के तहत मांझी तो राजी हो गए, लेकिन दूसरे सहायक दलों को मांझी पर ये दरियादिली नहीं बची। लंबी खिंचतान और भारी मनमुटाव के बीच आखिरकार इस पूरे ड्रामे का अंत हो ही गया। लेकिन इस पूरे एपिसोड में हीरो बनकर निकले जीतन राम मांझी और मांझी की यही दादागिरी दूसरे सहयोगी दलों को रास नहीं आ रही। सूत्रों से खबरें आई कि सीट बंटवारे को लेकर आरएलएसपी और एलजेपी बीजेपी से नाराज हो गए और इसे लेकर एलजेपी नेताओं की पासवान के घर बैठक भी हुई। एलजेपी के साथ ही साथ एनडीए में जारी तनातनी के बीच महागठबंधन ने एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर जुबानी वार किया। जो व्यक्ति हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे उसको उन्होंने वहां पर भिक्षुक की तरह से व्यवहार किया है। हमारे यहाँ मांझी जी के पास 140 एमएलए थे, वहां सीट लड़ने के लिए 20 ही मिली है। ये महादलित का महाअपमान हुआ है। मांझी को तो मना लिया गया, लेकिन ये मान मनौवल मानो एक और महाभारत का सबब बन एनडीए के लिए नई परेशानी खड़ी कर गया। अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां हो रही हैं और गठबंधन हर तरीके से अपने अपने मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, जेडीयू से अरुण श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी से श्याम जाजू जी, कांग्रेस से नदीम जावेद और रामचंद्र पासवान एलजेपी से और कुछ ही देर में आरजेडी से मनोज झा हमारे साथ जुड़ने वाले। आप सबों का बहुत स्वागत है। श्याम जाजू जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गठबंधन पूरे मजबूती के साथ चुनाव में उतरे, लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पासवान जी बड़े नाराज हैं। जाहिर सी बात है आप उससे इनकार करेंगे, लेकिन मैं आपसे कह दूं नाराज हैं क्योंकि उनके तमाम प्रवक्ता हमसे यही कह रहे हैं कि भाई जो हुआ वो ठीक नहीं है। मांझी साहब को आप लोगों ने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन बिहार में जिस प्रकार से चुनाव में आ रहा है, सभी मशक्कत होने के बाद आज पूरा ऐलान हो गया है और सभी पार्टियां सहमति से ये चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर पड़ी है जी। दूसरी ओर दूसरा गठबंधन जिसकी बहुत पहले से चर्चा हुई, बहुत बाजे गाजे के साथ डंका बजाते बजाते आए, उनके प्रमुख ही गठबंधन से हट गए और गठबंधन की क्या स्थिति है आज हम सब लोग देख रहे हैं। एक दूसरे के सिद्धांतों के खिलाफ जो गठबंधन बना है वो नेचुरल गठबंधन नहीं है।
रामविलास पासवान जी की पार्टी इस केंद्र में हमारे पास सत्ता में है, 2 चुनाव हमने साथ में लड़े हैं और वो हम साथ में चल रहे हैं। मांझी जी को भी जिस प्रकार से अपमान हुआ, उस अपमान का बदला लेने के लिए मांझी जी भी हमारे साथ आए हैं और बिहार में एक नया इक्वेशन, नया महागठबंधन यशस्वी होने जा रहा है। आज जिस प्रकार की घोषणा हमारी हुई है, इसमें कोई भी अभी हिचकिचाहट नहीं बची है और निश्चित रूप से बिहार के जनता के इच्छा के बिल्कुल श्याम जाजू जी, लेकिन इसमें बात यही निकल कर आ रही है कि आप बढ़े तो कितने बढ़े, 58 सीट। पिछले बार आप 102 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार 160, यानी कि 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। ये सवाल उम्मीदवार मिलने का और ना मिलने का नहीं है। जब गठबंधन होता है तो उसमें इस प्रकार का कंसिडरेशन होता है। म्यूचुअल कंसिडरेशन के लिए, सहमति बनाने के लिए किसी को कुछ छोड़ना पड़ता है, किसी को कुछ लेना पड़ता है। इसलिए वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द बिहार, ये गठबंधन को पर हमने जोर दिया और हम उस गठबंधन के नेता है। स्वाभाविक रूप से बड़े भाई का जो रोल करना पड़ता है वो हम वहां कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये महागठबंधन वहां पर कैसे जेडीयू से अरुण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका इस बार गठबंधन में निभाई, आपके साथ तो पुराना तजर्बा रहा साहब। श्याम जाजू जी जो कह रहे हैं वो हास्यास्पद बातें हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये सब इनके बहुत पुराने साथी हैं जी, और पता नहीं कितना चुनाव ये लोग साथ चुनाव लड़ चुके हैं। रामविलास जी इस बात के लिए मशहूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमने सत्ता छोड़ी थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और पिछले 10 साल से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस कदर से दिखाई दे रहे थे जी, वो एक ही साल में 6 महीने के अंदर उन्होंने अपने में परिवर्तन कर लिया और वह उनके सबसे अच्छे साथी माने जा रहे हैं। मांझी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश जी ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने महादलित से एक व्यक्ति को, जो उनकी आइडियोलॉजी थे कि उसके आधार पर उनको मुख्यमंत्री बनाया जी। इनके हर बयान पे भारतीय जनता पार्टी के हर नेता 152 बार उनकी आलोचना किया इन लोगों ने, और जब हमसे और कुछ रुष्ट हुए, उनकी महत्वाकांक्षा थोड़ा ज्यादा बढ़ गई और वो नहीं पूरा हो पा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सबसे बड़ी विरोधी दिखाई दे रही थी वह उनको गले लगा ली और अब वो कह रहे हैं कि उनके बड़े पुराने साथी हैं। कुशवाहा जी नीतीश कुमार के सबसे अभिन्न साथी थे जी। उनके साथ उनके वोट का समीकरण था। वो किन्हीं कारणों से हमसे नाराज हो गए और वो उनके साथ जाके तो आपको भी तो सोचना पड़ेगा लोग आपसे क्यों नाराज हो रहे हैं। नहीं, आपको भी सोचना पड़ेगा ना अरुण जी, लोग आपसे नाराज क्यों हैं। मैं आता हूं, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। मनोज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब एक महागठबंधन के साथ सामने आ रही है, आपके महागठबंधन से भी बड़ा महागठबंधन, आपको लगता है कि मुकाबला कांटे का है? मनोज जी, लगता है उनसे आवाज अभी हमारी बात नहीं हो पा रही, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। नदीम जी, यही सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक जमाने में एक मंच पर साझा होने को तैयार नहीं होते थे लालू जी के साथ कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भी, आज भी इसे लेकर अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं। क्या वाकई में आपका गठबंधन मुकाबला दे पाएगा बीजेपी का? अजय भाई, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये है कि कोई भी गठबंधन जब बनता है तो उसके पीछे मूल विचार क्या होता है, और जब हमारे महागठबंधन को आप देखते हैं तो कम से कम विचारधारा के स्तर पर यह लगता है कि हम एक समान विचार के साथ खड़े हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात किसी भी गठबंधन में यह होती है कि उसके पास कार्यक्रम क्या है। तो कम से कम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे मोर्चे का एक कार्यक्रम भी दिखाई देता है। लेकिन भारतीय, और खास तौर से जब गठबंधन को आप देखिएगा पिछले दिनों में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो विचारधारा कैसी नदीम जी? दलों ने किया। नदीम जी, विचारधारा कैसी? बीजेपी को रोकने वाली विचारधारा, इसके अलावा कोई और विचारधारा है? सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ विचारधारा है। अजय भाई, मूल रूप से गांधीवादी और समाजवादी जो विचारों का मिलन है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सोच को, फासीवादी सोच को इस देश में जिस तरह से बढ़ रहा है उसके खिलाफ खड़े होने की बात है। और ये तमाम लोग
जो गांधीवादी और प्रगतिशील विचारों में विश्वास करते हैं वो सारे लोग एक मंच पर। चलिए, तो यानी कि आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि लालू जी गांधीवादी सोच और प्रगतिशील सोच के अनुयायी हैं, इसीलिए वो आपके साथ मौजूद हैं। मैं वाकई में इसको मानता हूं। मनोज जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जाजू जी बार बार कह रहे हैं कि भाई आप उनके मुकाबले कहीं खड़े ही नहीं होते। वो तमाम लोग जो एक जमाने में आपके साथ हुआ करते थे, मांझी जी को नहीं जगह मिली आरजेडी में, सीट नहीं दिया गया, इसलिए वो पहुंच गए थे जेडीयू। वहां से निकलकर अब बीजेपी के पास पहुंच गए। रामविलास पासवान भी एक जमाने में लालू जी के साथ हुआ करते थे, आज बीजेपी के साथ हैं। आपसे नाराज तमाम लोग तो उन्हीं के साथ हैं, तो फिर बात कहां गड़बड़ हुई? गड़बड़ कहीं नहीं हुई। देखिए, राजनीति बड़ी डायनामिक चीज है जी, और जहां राजनीति में लोग अपने अपने तत्कालीन अवसर के हिसाब से निर्णय लेंगे तो इस तरह की छवियां बनेंगी। लेकिन जहां तक रहा इस बार के बिहार का चुनाव, जी, ये स्पष्ट है, दो ध्रुवों के बीच का चुनाव है और ये हमसे ज्यादा पत्रकार लोग समझते हैं। आप लोग इतने वर्षों से चुनाव देख रहे हैं। एक तरफ हम विकास, सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द का एक ध्रुव लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक विकास है जो उद्योगपति लोग पश्चिमी तट के वो तय कर रहे हैं, जिसके पास समाज में सौहार्द के लिए नहीं बल्कि विनाश के मंत्र उपलब्ध है। अब इन दो ध्रुवों के बीच में किसी और की गुंजाइश नहीं है। हाँ, बाकी जो लोग मांझी जी या पासवान साहब हो या कुशवाहा जी, एक चीज, चूंकि मैं बिहार से आता हूँ, क्या इनके जो भी थोड़े बहुत आधार समूह हैं, क्या वो रणवीर सेना को जन्म देने वाली संस्था के साथ खड़े होकर वोट कर पाएंगे? क्या पीड़ित और उत्पीड़न करने वाले? देखिए, हर कोई सिर्फ अपने आप को विकास और विकास की सीढ़ी बताता दिखाई देता है। सिंह साहब, मैं यहां आपसे ये जानना चाहता हूं, दोनों ध्रुव अपने तरफ खड़े हैं और बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ, इसके अलावा कोई और ध्रुवीकरण है क्या? नहीं, बहुत क्लियर पोलराइजेशन है और बाकी जो हम लोग बात करते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता कि कौन विकास कर रहा है नहीं जी। 4 फिगर्स हम बता दे जो विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसका बता सकते हैं। 4 फिगर मनोज जी बता सकते हैं कि विकास हो रहा है। दरअसल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बेस्ट इंडिकेटर होता है किसी भी समाज के विकास का। जीडीपी वॉल्यूम जितना भी बढ़ जाए, जीडीपी ग्रोथ रेट जितना भी बढ़ जाए, अगर ये ट्रांसलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे नहीं हो रहा है तो हम मानते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। और इस समय बिहार 21वें नंबर पे एचडीआई में है। और आज जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें बिजनेस करने का माहौल उसमें भी 21वें नंबर पे है। लेकिन नीतीश कुमार की इमेज बाई एंड लार्ज अच्छी है, करप्शन की इमेज नहीं है, करप्शन इतने देर कोई भी चार्ज उनके ऊपर नहीं लगा है और बाई एंड लार्ज विकासकर्ता के रूप में माने जाते हैं, जो कि मोदी के ऊपर भी यही इमेज है। तो दोनों काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो इशू है, ये जो आप महागठबंधन देख रहे हैं, ये सोशल होमोजेनिटी है कि नहीं, सामाजिक स्तर पे क्या यादव और क्या कोयरी एक साथ होंगे और क्या उसके लिए जो नेतृत्व में क्षमता चाहिए वो नेतृत्व में है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरी तरफ बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि इनके पास लीडरशिप नहीं है। एक मोदी के नाम पे इनको पूरा इलेक्शन लड़ना है, जबकि इस ग्रुप में लीडरशिप है, लालू यादव है, कुछ भी है तो लीडर है अपने, इन इज ओन राइट वो लीडर है। 20% वोट उस समय मिले हैं लोकसभा के इलेक्शन में जबकि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना था, तब भी 20.5% मिले हैं। नीतीश कुमार को 16.5% मिले हैं, कांग्रेस को 8.6% मिले हैं। तो मुझे लगता है कि एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन और बड़ा कीन कंटेस्ट होगा। इसमें यह कहना बड़ा मुश्किल होगा किसका पलड़ा भारी, तो किसका पलड़ा भारी। श्याम जी, मैं आपसे यही अब जानना चाहता हूं, मोदी जी की प्रस्तावित अभी जो खबरें आ रही हैं, प्रस्तावित शायद 12 रैलियां हैं जो अगले 25 से 30 दिनों के भीतर वो करने वाले हैं बिहार में। तो क्या ये चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं? मोदी जी केंद्र में सत्ता में आने के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, एक दिल्ली का अपवाद छोड़कर सभी राज्यों में हमने नेता घोषित नहीं किया था जी। इसका मतलब हमारे पास नेता नहीं था, ये विषय नहीं था। पार्टी की स्ट्रेटेजी थी, उस टाइम की रणनीति थी, उसके बाद नेता हुए। लेकिन ये तो आपकी फिलॉसफी के एकदम खिलाफ है ना। राज्यों में उभर के आए, बताइए ना, ये तो लेकिन आपकी फिलॉसफी के खिलाफ है ना बिहार में। आखिर भारतीय जनता पार्टी ये केडर पार्टी या नेताओं का टोटा नहीं है, नेताओं की कोई कमी नहीं है, पर हम पार्टी केडर के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी स्वाभाविक रूप से बनाया, इस देश में मोदी जी को लोगों ने विकास के मॉडल के रूप में स्वीकारा है और लोग चाहते हैं कि मोदी जी का जिस प्रकार से केंद्र में काम चल रहा है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार की उनकी रैलियां पार्टी के जो बेसिक है, कुछ एक है ना, पार्टी विथ अ डिफरेंस का नारा भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दिया था क्योंकि यहां पर नेतृत्व हर जगह है, यही कहा जाता था, एक साफ सुथरी पार्टी।
लेकिन जिन आधारों पर आप चलते थे आज वही आधार आपने किनारे कर दिए। कांग्रेस जिस आधार पर चला करती थी आज आप वहां खड़े हैं। तो क्या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है? चुनाव के बाद वहां का पार्लियामेंट सदन की बैठक होकर उसमें औपचारिक रूप से नेता का चयन होता है। ये प्रक्रिया पूरी हम डेमोक्रेटिक पद्धति से ही करते हैं। सवाल आज हमने चुनाव हमारे एजेंडे पर लेके आए हैं। बिहार की जनता भी अभी जात पात छोड़कर, क्षेत्रवाद छोड़कर, भाषावाद छोड़कर, एरिया का वाद छोड़कर सिंह साहब का एक सवाल है आपके लिए। सिंह साहब का एक सवाल है आपके लिए। सिंह साहब, श्याम जी और कुछ नहीं, मैंने कहा कि तो मोदी जी को 1.5 साल पहले क्यों प्रधानमंत्री घोषित किया था? वो भी लोकसभा से डिसाइड हो जाने देते। इस देश की जनता का माहौल देखकर, जनता की नब्ज टटोलकर डेमोक्रेटिक पार्टी को चलना पड़ता है। बिहार में जमीन पर पैर रखकर राजनीति चलती है। राजनीति जमीन पर पैर रखकर करनी पड़ती है। पूरे देश की डिमांड देखकर पार्टी को वो निर्णय लेना पड़ा। अटल जी के टाइम भी पार्टी ने निर्णय लिया। तो बिहार की जनता को क्यों इससे वो महरूम कर रहे हैं? बिहार की जनता को भी नब्ज टटोल लीजिए, एक लीडर दे दीजिए, जैसे देश में किया था वैसे। कांग्रेस पार्टी एक परिवार और एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सभी बाकी दूसरी पार्टियां एक व्यक्ति के आधार पर चलती हैं। अरुण जी यही सिद्धांत लेकर तो आप लोग सब अरुण जी क्या यही सिद्धांत आप लोग लेकर सामने नहीं आए थे कि भाई नेता सामने रखो? आप लोगों ने अपने गठबंधन में नीतीश कुमार जी को कम से कम सामने रखा तो है। नहीं, हमने इसलिए रखा है कि नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है उसको बिहार की जनता पूरी पसंद करती है। पिछले लोकसभा चुनाव में जरूर लोगों को लगा कि मोदी जी ने जो हवाबाजी दिखाई थी बिहार में या पूरे देश में, उससे लोग प्रभावित हुए और कहे कि देश में मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार, कोई नीतीश कुमार के खिलाफ उनका कोई माहौल नहीं था। श्याम जादू जी जो बोल रहे हैं इनको समझना चाहिए। यह कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति, अगर जातिवाद ये नहीं मानते हैं तो कुशवाहा कौन सी बड़ी तोप है जिनको अपने साथ रखे हैं? कुशवाहा जी कितने बड़े नेता थे? अरुण जी, कुशवाहा जी के पास 3.2% वोट थे, 3.2% वोट, और पासवान के पास 6.4% है। तो कुछ भी है तो कुशवाहा के पास वोट तो आई है, ये तो आप मानेंगे? जी आइए जरा, पासवान साहब जुड़ गए। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। रामचंद्र पासवान जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पासवान जी, सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसका सीधा जवाब दे दीजिएगा। 40 सीटों के साथ आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? एकदम पूरे दमखम और मन के साथ एनडीए के चुनाव में उतरने जा रहे हैं? क्योंकि जो खबरें हमें मिल रही हैं आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको सिर्फ 40 सीटें दी गई हैं? देखिए, हमारे साथ में कोई एक पार्टी नहीं है, 4 पार्टी का गठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है जी, और जीतन राम मांझी जी भी हैं, बीजेपी भी है, लोजपा भी है। तो ये कहीं ना कहीं यदि दोस्ती किए हैं जी, तो कोई दोस्ती फायदा के लिए ही हर जगह वो नहीं होता है, कहीं उसको थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। नहीं तो रामचंद्र जी, क्या आप लोग मान रहे हैं कि आज दलितों के 2 बड़े नेता हैं, एक जीतन राम मांझी जी हैं और दूसरे पासवान साहब हैं? क्या आप लोग इस बात को मान चुके हैं? क्योंकि ये हजम आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। जी, दलित नेता कौन ज्यादा बड़ा है आज आपकी नजर में, पासवान जी या मांझी जी? देखिए, अपने अपने जगह पर सब बड़े हैं, और जब दलित वर्ग में रामविलास पासवान जी नाम लिखाए हुए हैं, जीतन राम मांझी जी लिखाए हुए हैं जी, तो जितना दलित है, चाहे वो रामविलास पासवान जी को माने, चाहे वो जीतन राम मांझी जी को माने, लेकिन मान तो रहे हैं दलित में दलित नेता इन्हीं को। इसलिए दलित वोट जो है कहीं बिखरने वाला नहीं है। जो नीतीश कुमार महादलित बना करके अलग किया, वो महादलित जो है अरुण जी दलित में शामिल हो गया है। अरुण जी, आपकी क्या राय है इस पर? और महादलित में कोई अंतर नहीं है। इस बार एकजुट होकर के एनडीए गठबंधन को वोट मिलेगा। रामचंद्र पासवान जी जो कह रहे हैं जी, उनको भी अच्छी तरह से यह मालूम है कि रामविलास जी बहुत अच्छे नेता है। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं इसको। वो सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने देश में बहुत बड़ा झंडा खड़ा किया था, ये भी मैं मानता हूं। आज अपने परिवार के किसी परेशानी के नाते वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगे हुए हैं। वह
देश के समाजवादी नेता थे, लेकिन वो आकर के वो बिहार में पासवानों के नेता बन गए हैं, जो 3 से 3.5% केवल है। मांझी जी कोई नेता नहीं थे, माधुरी जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उनको मार दिया। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनका मुसहर वोट है, जी दलित मत कहिए आप, ये पासवान है, वो मुसहर है, दैट्स ऑल। जो दलित है वो सब जनता दल के साथ है, जो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं उनके साथ है। श्याम जाजू जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, एक बड़ा सवाल जो कि दरअसल हर जगह है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, मुलायम सिंह यादव का आप लोगों ने क्या घुट्टी पिलाई साहब? पूरे बिहार में इसे लेकर चर्चा है। आखिर गठबंधन के लेन देन का मामला 4 पार्टियों का, यह समझदारी से आगे बढ़ता है, समझदारी विकसित करना पड़ती है। हमने आज तक सभी अपने सहयोगी दलों को न्याय देते हुए गठबंधन कैसे चलाया जाता है इसका पाठ इस देश में हमने पढ़ाया है। 24 पार्टियों नहीं तो मुलायम सिंह यादव को आप क्या न्याय दिलाएंगे? बहुत ही यशस्वी मुलायम सिंह यादव को क्या न्याय दिलाइएगा? सरकार नरेंद्र मोदी जी की भी चल रही है। मुलायम सिंह यादव को क्या न्याय दिलवाइएगा जाजू जी? सब लोगों को साथ में लेके चलने की क्षमता हम रखते हैं, और पूरा देश एक विकास के रूप में पार्टी को और देख रहा है। तो ये बदले हुए नए इक्वेशन के साथ निश्चित रूप से बिहार में सिंह यादव के सवाल को पूरे तरीके से दरकिनार कर रहे हैं श्याम जी। जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किल है, और ओवैसी का मामला भी। एक आखिरी टिप्पणी आपकी। नहीं, एक चीज तो रिडीमिंग हुई है कि मुलायम सिंह यादव के हटने से कुछ भी कहिए, मैंने जब पूरा कैलकुलेट किया, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, अगर आप सबको ले तो 17 लाख वोट होते हैं जो कि इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहीं महागठबंधन को कमजोर कर सकता है, और उसके साथ ओवैसी फैक्टर है। तो मुझे तो कई बार जो आरोप लगता है कि भाई बीजेपी के कहने से ओवैसी लड़ रहे हैं या मुलायम सिंह लड़ रहे हैं, तो कई बार लगता है कि भले कहने से ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी को फायदा तो पहुंच ही रहा है ओवैसी के लड़ने से और मुलायम सिंह के लड़ने से। श्याम जाजू जी, बस एक छोटी सी टिप्पणी, हाँ या ना कर दीजिए, फायदा होगा। मैं समझता हूं बिहार की जनता देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अलर्ट जनता है जी। बिहार के साथ किसने अन्याय किया है, बिहार का किसने अपमान किया है, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर किसने गठबंधन तोड़ा है, ये बिहार की जनता जानती है। उसका रोष, उसका चुनाव में प्रस्तुत होने वाला सवाल का जवाब नहीं दे रहे श्याम जी। अरुण जी, एक आखिरी टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रोना है कि नीतीश कुमार क्यों उनको छोड़ के चले गए, और छोड़ के चले गए तो लालू यादव से उसका समझौता नहीं होगा, के लिए छोड़ा, समझौता हो जाएगा तो सीट का बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा हो जाएगा तो लालू यादव को समर्थन नहीं देंगे। इनके अलावा इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 1.5 साल में नरेंद्र मोदी ने जितनी लफाजी देश में की, एक अंश भी उसका जनता को नहीं मिला है। इसे जनता इसका ठीक से जवाब इनको देगी। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से श्याम जाजू जी कुछ एक महत्वपूर्ण सवालों पर अपनी चुप्पी साधे रहे, वो बहुत कुछ कहती है। चाहे ओवैसी फैक्टर हो, मुलायम सिंह यादव फैक्टर हो, बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। रुक रहे हैं बस 120 सेकंड के लिए।